हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, जिस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे चैनल पे उन सभी को मैं सॉल्व कर पाया हूँ। मैंने अपडेट भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया। यूट्यूब की तरफ से कन्फर्मेशन भी मिल गया मुझे कि मेरा चैनल दूसरे मेल आई डी पे ट्रांसफ़र हो गया, जो कि मैंने न्यू बनाया था। ओके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब फिलहाल मैं आता हूँ अपने वीडियो के मुद्दे पे। चूँकि हमें यहाँ पे जितने भी सेट्स थे इंग्लिश वर्जन के, उन सभी का मैंने एमसीक्यूज एक जगह कर लिया है अभी फिजिक्स में, और सभी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका आंसर दिया है ऑलरेडी ही पीछे। इससे पहले मुझे ये बात नहीं पता, जैसे उसने बताया कि आंसर दिया गया, मैंने चेक किया तो ये आंसर ऑलरेडी वहाँ पे थी। बट एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। आंसर तो देख ही दिया जा सकते हैं, मैं लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर देख सकता हूँ, बट बिना एक्सप्लेनेशन के वो आंसर किसी मायने नहीं रखते। फिलहाल हम लोग बात करते थे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एमसीक्यू में जो आपको एज अ फैक्ट याद होना चाहिए। जैसे पहले ही क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो मीथेन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मास ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया गया। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 5 ग्राम इसका आंसर होगा, बट इसका आंसर 5 ग्राम नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के माने हो गया H2, और H2 का अगर आप 1 मोल पकड़ोगे तो ये होगा 2 ग्राम। तो अगर H2 के 1 मोल में 2 ग्राम वेट है तो 5 मोल पे कितना होगा? 10 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पे कितना वेट होगा? तो हमें पता है कि एसटीपी पे कोई भी गैस हो उसका, मान लो जैसे 1 लीटर हाइड्रोजन का बात कर, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का वेट कितना हो गया? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये हमें पता है, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है। हम जानते हैं कोई भी अगर एसटीपी पे अगर हमारे पास कोई भी गैस है तो एसटीपी पे उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को, अब 1 मिनट, नाराज़ हो गए बेचारे ये लोग, नाराज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे। हम ये जानते हैं 22.4 लीटर का वेट कितना है? 2 ग्राम। ओके, यहाँ से हम सिंपल निकालेंगे 1 लीटर का वेट कितना होगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे वहाँ जाके तो आंसर आएगा 0.089 ग्राम। देखो अगला क्वेश्चन है रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मरकरी इज इतना, व्हाट विल बी इन केल्विन स्केल। केल्विन में करने के लिए सिंपल उसमें प्लस 273 कर दो। आंसर आपको ये देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उसका क्वेश्चन है इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन ए ग्लास स्लैब। तो देखो ये ग्लास स्लैब पे अगर परपेंडिकुलर लाइट आती है तो ये वापस भी परपेंडिकुलर ही चली जाती है, मतलब 90 डिग्री बना करके। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अ वाइल जस्ट इमीडिएट आफ्टर द सनसेट एंड जस्ट बिफोर द सनराइज, द रीजन इज। अब एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बनता है कि सनसेट के दौरान जो हमारा सन है उसका शेप एलिप्टिकल हमें दिखाई देता है, क्यों? दोनों का आंसर हमारे पास सेम है, दोनों का आंसर होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा आपको। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है 1 BOT इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये याद रखिए, एकदम फैक्ट है हमारा ये, जो कि इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया आपको। मेरा भी ऑलरेडी वन शॉट बना हुआ है इसके ऊपर। वी नो फ्रॉम लेंस लॉ, लेंस लॉ के थ्रू हम क्या जानते हैं? अब देखो लेंस लॉ से हमें सिंपली पता है करंट, इंड्यूस करंट होता है, उसका डायरेक्शन हम पता करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन में करंट आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ ईएमएफ दिखेगा। तो जैसे हम करंट के बारे में पता करते हैं, सेम एज इट इज ईएमएफ के बारे में पता करते हैं, तो इसका आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि हमें बाहर से हीट देना पड़ रहा है रिएक्शन कराने के लिए, तो इसमें से एक ही एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। देन हम आगे आते हैं 1.10 पे, द लाइटेस्ट मेटल बिलोंग्स टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज। अब लाइटेस्ट मेटल जो है ना ग्रुप 1 में है, क्योंकि अल्कली मेटल जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट मेटल है, और अल्कली मेटल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अल्कली मेटल हमें मिलते हैं ग्रुप 1 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड द टर्म फार्मूला वेट इज एप्लीकेबल। देखो दो कंपाउंड है, एक NaCl है, पिछले क्वेश्चन भी आया था कि NaCl के लिए फार्मूला वेट यूज करना क्यों बेनिफिशियल है, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी कराया था पिछले ईयर के ABTA वाले सेक्शन में। और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है MgCl2, दोनों नमक ही एक तरह का सॉल्ट है, तो ये दोनों के लिए ही हम लोग फार्मूला वेट का टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर वेट के अलावा। ओके, देन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड एट कैथोड व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब देखो NaCl टूटता है हमें मिलता है NaCl, Na प्लस एंड NaCl माइनस। ओके, हमें पता है कैथोड के पास कैसे चार्ज आता है, कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों पॉजिटिव कौन है? Na प्लस, यानी कि जो हमारा Na प्लस जहाँ लिखा होगा वही Na यहाँ पर आंसर, तो Na हमारा जाने वाला है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय कीप्स एपेरेटस। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, यहाँ पे नॉट लिखा है, इनमें से कौन सा नहीं तैयार होगा। तो एक ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार नहीं होता कीप्स एपेरेटस से, बाकी सब तैयार हो जाते हैं। कहाँ चला गया भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कॉमन मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रोंज एंड ब्रास। तो ब्रोंज और ब्रास दोनों में कॉपर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेगा। टू प्रिपेयर विनेगर इजिली इफ रिक्वायर्स, क्या जरूरत पड़ता है इजिली तैयार करने के लिए, एसिटिक एसिड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर। ओके, ये हमारा पीछा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, नाराज हुई हम लोगों से। ठीक है, इसको हमने सीधा कर लिया। और देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये बोला जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ बायोफिल इज। अब देखो बायोफिल का एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे बुक में आंसर है, बट ये आप बिना एबीटीए का आंसर चेक किए हुए मुझे बताइए बुक से देख करके क्या इसका एग्जाम्पल है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है मास ऑफ, इसका मास हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक मिनट, बोला जा रहा है मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस। अब देखो एक मोल CO2 में, एक मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल होगा, इतना ही होगा एज पर एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल CO2 का वेट कितना होगा 44 ग्राम। इनडायरेक्टली तो ये एक मोल CO2 का ही मास पूछ रहा है हमसे, तो एक मोल CO2 का मास कितना है 44 ग्राम। सिंपल है, घुमा फिरा के बस एक ही सवाल पूछता रहता है ये लोग, और कोई काम है नहीं इन लोगों के पास। ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। आगे देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पीछे एक क्वेश्चन छूट गया, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या यूनिट होता है, इसका देखो एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक यूनिट इसका होता है पर डिग्री केल्विन। अब इन दोनों में एक यूनिट हमारा एसआई यूनिट है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोनों में कौन सा यूनिट एसआई है। ओके, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बीच में देता रहूंगा, देखते हैं आप लोगों में से कौन सा एक्टिव है, कौन लोग ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर, कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे जवाब देते हैं, नीचे एटलीस्ट कमेंट करते हैं। सही आंसर की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे चाहिए कि आप एटलीस्ट कमेंट करो ताकि आपका एक्टिवनेस दिखे, आप पार्टिसिपेट करो यहाँ पर सॉल्विंग में। ओके, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर विच कलर ऑफ लाइट प्रिज्म हैज मिनिमम डेविएशन। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल होता है रेड। रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा मिनिमम डेविएशन होता है क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल टू क्योर मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, इसी का उल्टा के लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, यानी कि दूर नहीं दिखाई दे रहा है, दूर की जो हमारी नजर वो कमजोर है, उसके लिए यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। होप सो ये क्लियर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट टू 40 वाट। ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी चैनल पर मैंने करा रखा है, बट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि पावर कॉमा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है हमारा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1210 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ देन रेजिस्टेंस विल बी। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हमने लेंथ को आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ। हाफ हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद है विच वन इज यूज्ड एज मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर। स्टैटिक क्वेश्चन याद होना चाहिए, हैवी वाटर का फॉर्मूला बनता है हमारा D2O। ओके, नॉर्मल जो हम लोग पास वाटर यूज होता है वो H2O है, हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O। अब मान लो हैवी वाटर ना लिख के D2O लिख दे तो भी आपको जवाब लिख के आना है, ऐसा नहीं बोलना है कि हमें ये नहीं पता है, वरना फिर मैं मारूंगा यहाँ से आप लोगों को। उसके बाद है नंबर ऑफ Cl माइनस आयन सराउंडिंग 1Na प्लस। अब हमें पता है कि Na प्लस, एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिल करके ही NaCl बना देता है, तो एक Cl माइनस आयन को कौन सराउंड करेगा, एक Na प्लस सराउंड करेगा, एक हो गया, दो बोलते दो कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है विच वन विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड अर्लियर। चार हमारे पास Na प्लस, H प्लस, Al3 प्लस एंड Ca2 प्लस, इन चारों में कौन सबसे जल्दी हमारा यहाँ पर डिस्पोज करेगा, ये आप बताइए। तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास होगा Al3 प्लस। इन चार आदमी में जो अल्मोनियम 3 प्लस है वो सबसे जल्दी यहाँ पे डिपोजिट करेगा। ठीक है, अब उसका रीजन काफी सिंपल है क्योंकि इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है तो वो जल्दी जाएगा वहाँ पे अपना, क्योंकि उसके पास प्यास बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट अगर मैं एक रीजन बताऊँ तो विच ऑफ द फ्लोइंग विल टर्न लीड एसिटेट पेपर ब्लैक। इनमें से कौन लीड एसिटेट पेपर को, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है ये एसिड बेस से रिलेटेड काफी फंडामेंटल, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, देखते हैं कौन तीनों में 3 को कमेंट करते हैं या 3 में 1 या फिर 3 में 2। ये डिपेंड करेगा आप कितना एक्टिव है लेक्चर को देखने के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो पता चल जाएगा लेक्चर के एंड में कमेंट सेक्शन को देख करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कॉपर हमारा एक ऐसा आदमी है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम है, इसका रीजन भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनमें से कौन सा किसमें प्रेजेंट, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप कार्बन को खोलिए, आपको याद रखना है कार्बन का वैलेंसी होता है 4, उसको 4 वैलेंसी आपको दे देना है चारों तरफ से, दे दिया आपने। अब देख लो हर एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, जैसे इसमें 6 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन इसके पास होगा, 3 हाइड्रोजन इसके पास होगा, 3 हाइड्रोजन इसको देंगे। ऐसा हम करेंगे, पता चलेगा इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे जब आप चेक करोगे सभी का, आपको पता चलेगा C2H4 जो है इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है कार्बन कार्बन में, क्योंकि बाकी दोनों हाथ में 2-2 हाइड्रोजन है। ओके, ऐसे ही आपको पता करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ठीक है, विच रे इमिटेड फ्रॉम द सन फॉर्म्स ओजोन लेयर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही मुझे हजम नहीं हुआ था। अब ऐसा कौन सा रे हो सकता है जो ओजोन लेयर को बनाएगा, हमने अभी जितना पढ़ा है, जितना भी लेयर है वो, जितना भी रे निकलता है हमारे सन से, वो सब तो ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। तो ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगता है, अगर इसका आंसर ये है कि डिफॉर्म के बारे में, तो यूवी रे मेरा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, क्या बोला, 1 लीटर है किसी एक गैस का नाम दिया है ए, एक कोई गैस है उसका नाम है ए, उसका 1 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n। अब पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल देयर इन 1 लीटर ऑफ दैट गैस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम यहाँ पे सिंपल देख पा रहे हैं कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स है n, तो 1 लीटर में कितना होगा बाबू, n/x होगा। हमें पता करना y लीटर में कितना हो जाएगा, n/x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी कि फाइनल आंसर आएगा ny/x। ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन है। देखो इतना आसानी से बना लिया हम, तो घबराना नहीं है अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो। ओके, एकदम उसको तोड़ फोड़ के आना है, एकदम छोड़ना नहीं है किसी को भी। देखो इस क्वेश्चन में ना काफी ज्यादा बदतमीजी की गई है, पूरा कंसेप्ट से खिलवाड़ किया गया आपके साथ। बोला जा रहा है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16, देन वेपर डेंसिटी ऑफ द सेम एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड इज, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चे लोग बैठ जाएंगे पता करने के लिए, भाई क्या है नहीं है, बहुत से स्कूल में भी सॉल्व करता मैंने देखा, तो प्रॉब्लम हो सबको। यहाँ पे एक ही चीज आपको याद रखना है कि वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। आप टेम्परेचर को जितना ही बढ़ा लो, वेपर डेंसिटी जो है उतना ही रहेगा, नहीं कि अगर इसका वेपर डेंसिटी 16 है 15 डिग्री पर, 70 डिग्री पर भी ये 15 ही रहेगा। तो ये नोट करके लिख लो, वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेपर डेंसिटी दर्जा हरारत पर मुनासिर नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन रेजिंग टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक पेंडुलम द टाइम पीरियड। तो इजी क्वेश्चन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज करेगा मेटालिक पेंडुलम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इनमें से हमारा येलो कलर का ऐसा लाइट है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है ग्लास में विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये याद रखना होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है ये एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, द सन लुक्स एलिप्टिकल इन शेप जस्ट बिफोर इट सेट्स, द रीजन इज रिफ्रैक्शन। वाह, एकदम रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है बार्लोस व्हील्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, ये हमारा वर्क करता है, स्टैटिक क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद आता है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर हमें चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स कोई भी कंडक्टर हमारा महसूस करे, तो हमें ना, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें यहाँ पे बनाना होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसा बनाना होगा उसके परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर, तभी जाकर के फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा सिंपली 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर आपको आंसर नहीं भी समझ में आता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। रदरफोर्ड तो यूनिट है आपको पता है, बैक्यूलर भी है, क्यूरी भी है, एक ही बच्चा फर्मी है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद का हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट इन द इज होगा इज द मोस्ट एसिडिक। ओके, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये प्रेडिक्टेबल है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसके पीछे का रीजन आपको अब जाके वो लेक्चर चाहे तो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे SO2 होगा हमारा। ओके, क्योंकि हम जैसे इस तरफ बढ़ेंगे ना ऑक्साइड्स में, हमारा एसिडिक रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो SO2 में सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ डबल बॉन्ड। तो इनमें डबल बॉन्ड आपको O2 में देखने को मिलेगा। रीजन, क्लोरीन के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा जब भी बनाएगा। नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा जब भी बनाएगा। और O2 यानी कि O अगर ऑक्सीजन आपस में आ रहा है तो इसके लास्ट सेल में तो 2 ही है, तो ये डबल बॉन्ड बनाते हैं आपका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैट आयंस विल गेट डिपोजिटेड फर्स्ट ऑन द कैथोड इलेक्ट्रोड। फिर से उस तरह के क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन हमारा
Cu2+ ज़्यादा होगा। क्यों? इसके पास +2 चार्ज है, बाकी तीनों के पास तो सिर्फ +1 ही है। ओके, दैट्स द रीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय हाबर्स प्रोसेस, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। अमोनिया हमारा एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं हैबर्स प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम दिया गया है हैबर प्रोसेस। ओके, होप सो ये आपको क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास आर, क्या कंपोनेंट्स है उसका? तो कंपोनेंट्स कॉपर एंड जिंक है हमारा, कॉपर और जिंक आपको देखने को मिलता है ब्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द अल्काइन कंपाउंड अमंग, अब इसमें से आपको अल्काइन कंपाउंड मालूम करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अल्काइन क्या होता है बताओ? अल्कीन, अल्केन तो हो गया सिंगल बॉन्ड, अल्केन हो गया डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से आपको वो आदमी ढूंढना होगा जिसमें आपको ये पता चले कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मुझे लास्ट वाला ऑप्शन लगता है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन हम लेंगे। देखो 4 कार्बन हम लेते हैं और 6 पीस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एंड लास्ट हाइड्रोजन हम मान लो इसको दे देते हैं। हो गया। तो इसके पास 4 हाथ था, ये एक हाथ इसके पास गया, एक हाथ इसके पास गया, एक हाथ इसके पास, हो गया। इसका भी एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर चला गया। अब अगर आप देखोगे इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, ठीक है, ये दोनों तो ये ऐसे आ जाएंगे आपके पास में। तो यहाँ पे मुझे इन्हीं लोगों के पास दिख रहा है, तो ये आप लोग बना सकते हैं, बट फिर भी मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था सही से। आप एक बार ट्राई करना किसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इस तरीके से खोल के देन आंसर आप बताइएगा। किताब में जो आंसर दिया है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या फिर ये जो अल्काइन है ये अल्काइन नहीं होना चाहिए था, अल्कीन होना चाहिए था, मुझे जैसा लगता है। तो फिलहाल इसको छोड़ के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट सेट स्टार्ट होता है जिसमें बोला जा रहा है विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन। तो मीथेन का कोई भी लेना देना इसमें नहीं है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये होगा Ml2T-2 पर मोल पर केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, सब स्टैटिक क्वेश्चन जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ एन अल्काइन इज 20, अगर किसी भी अल्काइन का वेपर डेंसिटी 20 है तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 4 होगा, ये याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ना मिले, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है तो फिजिकल साइंस में जो भी एबीटीए में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द बॉक्स है, नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस है। उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बोर्ड में। फॉर लिक्विड द कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन आर रिलेटेड एज, कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन जो हमारा यानी कि ए है वो बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। ओके, सही कहा मैंने? बिल्कुल गलत कहा, हर जगह मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि एपरेंट एक्सपेंशन जो होता है वो रियल एक्सपेंशन से आपका छोटा होता है, रियल एक्सपेंशन बड़ा होता है, वो ज़्यादा होता है, ये छोटा होता है। इससे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.5। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सी के बीच में, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा हमारे पास 3c/2। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है स्नेल्स लॉ वाले लेक्चर में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बिकम यूनिटी व्हेन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन के मतलब क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया मतलब इमेज ऑफ, हम लोग लेते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यूनिटी कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि v इज इक्वल टू u, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट वाट। तो वाट को इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको बताना है। अब देखो वाट सिंपल हमारे पास पावर होता है, ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये लेकर के चौथा क्वेश्चन हो गया। अब सिंपली पावर का हमारे पास फॉर्मूला बनता है वर्क बाय टाइम, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए और देखिए कौन सा हमारा आ सकता है, और प्लीज पीछे से आंसर मत चोरी कीजिएगा। द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेशन बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन से बना होता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता हो तो पूछ लेना कमेंट में, मैं वो भी बता दूंगा। इसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे? तो वहां पे 4 न्यूट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे अल्फा पार्टिकल में। ओके, तो दाग मार लीजिए 4। सो के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 4, बट नहीं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन 2 होते हैं अल्फा पार्टिकल में, प्रोटॉन एक्चुअल में 4 होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन 4 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली। मोस्ट इजली कौन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ आंसर आता है पोटाशियम, क्योंकि हम लोग जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसका साइज हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्ड है
तो ये जल्दी हमारा लूज कर जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ये आपको NaCl में देखने मिलेगा, क्योंकि NaCl जो हमारा है ना, इसमें आपको आयोनिक बॉन्ड मिलता है, तो आयोनिक बॉन्ड काफी मौजूद है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इन सबके मुकाबले में। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपना। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन बता रहा है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ SO3 इज फेवर्ड बाय। ये फेवर्ड किया जाता है लो टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है, वहां पे लो टेम्परेचर का ही यूज किया जाता है इस प्रोडक्शन के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रासिड्स। तो यहाँ पे एक हमारे पास एसएन है, यानी कि आप इसको बोल लो एंटीमोनी। ओके, एंटीमोनी जो है ये हमारा है जो यहाँ पे हाइड्रासिड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को मिलता है, ठीक है, विनेगर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, ये आपको लिख के आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आई होप ये लास्ट ही जा रहा है हमारे पास सेट। वीडियो लंबा हो रहा है पता है, बट चूंकि 7-8 सेट एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है तो टाइम तो लगेगा। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 11.2 मीटर। ओके, 11.2 लीटर का बात हो रहा है। O2 हमारा ऑक्सीजन गैस हुआ, O2 के पास कितना होगा 32 ग्राम होगा, बट STP पर O2 का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, हमें पता करना है 11.2 लीटर का, तो हाफ हो जाएगा यानी कि 16 ग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्ट टेम्परेचर 303। अब 303 केल्विन, इसमें हम माइनस करेंगे 273, तो हमें डिग्री सेल्सियस अब देखने को मिलेगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा होगा यहाँ पर। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लाइट रे एट द सेंटर ऑफ थिन लेंस। थिन लेंस में वो कितना बनाता है। ओके, थिन लेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आंसर आपको होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ BOT। अब BOT क्या यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये पावर को हम लोग को दर्शाता है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा है कंपेयर द पेनिट्रेटिंग पावर एमंग अल्फा बीटा गामा रेस। रेडियो एक्टिविटी मैंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को काफी डिटेल में। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा को होता है, क्योंकि इसका स्पीड काफी तेज है। उसके बाद बीटा देन अल्फा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देखो नाइट्रोजन के बीच में मैंने आपको बताया आखिरी सेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट इंटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज। सबसे इंटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हमारा होता है फ्लोरीन। उसके बाद का हमारे पास क्वेश्चन है द वेव लेंथ ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से सबसे ज्यादा किसको, देखो विजिबल लाइट के ऊपर अगर वेवलेंथ की हम बात करेंगे तो इंफ्रारेड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। अब जैसे अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हमारा ATM है, जो प्रेशर है वो हमारा है वो भी डिक्रीज करता है। इन लोगों का रिलेशन थोड़ा डायरेक्ट है एकदम। डेंसिटी डिक्रीज होगा तो हमारा यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट सेट की तरफ, 2-3 मिनट लगेगा ये भी खत्म। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इसमें से वीक कौन है, तो ये हमारा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे अब क्वेश्चन है विच गैस इज प्रिपेयर्ड इन कीप सेपरेटर्स। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कौन तैयार नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने आंसर किया था। यहाँ पे बोल रहा है कौन होता है, H2S होता है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ ए लेक इफ टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ लेक वाटर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये हम लोग को पता है कि जो बॉटम में आप जाओगे तो वहां पे आपको वाटर का डेंसिटी ना ज्यादा मिलता है, ठीक है, और नीचे की तरफ आते ऊपर तरफ आएंगे डेंसिटी उसका कम होने लगता है। ये वाटर के केस है, इसको ही मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आंसर एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसा बोल रहा है कि सरफेस में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बॉटम में ज्यादा टेम्परेचर होगा यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसका आंसर आपको होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्या यूज होता है, तो वो यूज होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेटल इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। वो एल्युमिनियम यूज होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, याद होना ही चाहिए आपको, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल ही तो बोल चुका है, तो अल्कोहल बोल चुका है मतलब OH ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे आके हमारे सारे सेट्स हो जाते हैं तमाम, दी एंड। होप सो सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त सभी को ज़रूरत है इस तरीके के कंटेंट का। फिलहाल सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके अलावा किसी भी तरह कोई डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको फिजिकल साइंस तो मैं लेकर के आ रहा हूँ एबीटीए का सोल्यूशन, इसके अलावा आपको कौन सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए एबीटीए से, ये आप कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उसका भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।